नमस्कार विद्यार्थियों। आशा है कि आज आप कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित होंगे। आइए आज हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में ऊतकों की भूमिका को समझते हैं। आज हम जिन प्राणी ऊतकों के बारे में जानेंगे वह हैं उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य है प्राणी ऊतक के प्रकारों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न प्रकार के उपकला ऊतक और प्राणी शरीर में उनके स्थान को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ग्रंथियों में अंतर करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, पेशी ऊतक के प्रकारों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, शरीर में तंत्रिका तंत्र की भूमिका को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतकों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अवलोकन कौशल का विकास करना, कक्षा में प्राप्त किए गए ज्ञान को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा व बहुकोशिकीय जैसे मेंढक के बारे में अध्ययन किया है। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में पाचन, श्वसन और जनन इत्यादि क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती हैं। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे कार्य करती हैं? बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक अर्थात टिश्यूज कहलाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, हृदय, वृक्क इत्यादि। 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा पूर्ण होती हैं और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती हैं। प्राणी ऊतक कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ये हैं उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। प्यारे विद्यार्थियों, हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है, जो एक ओर तो देह तरल अर्थात बॉडी फ्लूइड और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। इस प्रकार देह तरल का आवरण अथवा आस्तर का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतराकोशिकीय आधात्री अर्थात इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला। सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है तथा यह देह गुहाओं, वाहिनियों और नलिका का आस्तर है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती हैं और इसका कार्य रक्षात्मक है, जैसे कि हमारी त्वचा। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, शल्की उपकला अर्थात स्क्वेमस एपिथेलियम, घनाकार उपकला अर्थात क्यूबॉइडल एपिथेलियम तथा स्तंभाकार उपकला अर्थात कॉलुमिनर एपिथेलियम। शल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बना होता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। घनाकार उपकला ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों के वृक्कों अर्थात नेफ्रॉन के नलिकाकार भागों और ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य स्रवण तथा अवशोषण है। वृक्क में वृक्कों की समीपस्थ वलयत अर्थात कॉन्वुलेटेड सूक्ष्म नलिका की उपकला में सूक्ष्मांकुर अर्थात माइक्रोविलाई होते हैं।
स्तंभाकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। केंद्रक प्राय कोशिका के आधारी भाग में होता है। मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर आमाशय आंत्र तथा आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं और यह स्रवण तथा अवशोषण में सहायता देते हैं। यदि इन स्तंभाकारों या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो इसे पक्षमाभी उपकला अर्थात सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। इनका कार्य कणों अथवा श्लेमा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। यह मुख्यतः श्वसनिका तथा डिंब वाहिनी नलिकाओं जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह पर पाए जाते हैं। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है। ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहते हैं। इसे दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, एक कोशिकीय ग्रंथि तथा बहुकोशिकीय ग्रंथि। एक कोशिक जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका, तथा बहुकोशिक जो कोशिकाओं के पुंज का बना होता है अर्थात लार ग्रंथि। स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्णमोम, तेल, दुग्ध, आमाशय एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होते हैं। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। इसके उत्पाद हार्मोन है जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। संयुक्त उपकला एक से ज्यादा कोशिका स्तरों अर्थात बहुस्तरित बनी होती है और इस प्रकार श्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होंगे इसके प्रमुख कार्य? इसका प्रमुख कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों जैसे स्ट्रेसेस से रक्षा करना है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी, लार ग्रंथियों और अग्नाशी की वाहिनियों के भीतर आस्तर को ढकता है। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी होती हैं। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। ये है दृढ़, आंसजी और अंतराली संधि। दृढ़ संधि पदार्थ को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। आंसजी संधियां पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं। अंतराली संधियां आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी-कभी बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं। वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ कर रखती हैं। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति और लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड को भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच जमा होकर आधात्री का कार्य करता है। संयोजी ऊतक को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है: लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल अर्थात लचीले संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्धतरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण त्वचा गर्तिका ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। यह प्रायः उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करती है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देता महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं। वसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है
जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। भोजन के जो पदार्थ तुरंत प्रयोग में नहीं आते वो वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। सघन संयोजी ऊतकों में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती हैं। तंतु तथा तंतु कोरक के अभिविन्यास के आधार पर सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक तथा अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित किया गया है। सघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छों के बीच कतार में उपस्थित होते हैं। कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं तथा स्नायु जो अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, इसके उदाहरण हैं। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है और इन्हें टूटने से भी बचाता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीले स्नायु अर्थात लिगामेंट में पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतक में तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं और तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है जिनका अभिविन्यास अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि, अस्थि एवं रक्त संयोजी ऊतक है जिनके कार्य अत्यंत ही विशेष हैं, इसलिए इन्हें विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक की श्रेणी में रखा गया। उपास्थि का अंतराकोशिक पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अनम्य एवं संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री में छोटे छोटे गुहिकाओं में बंद हो जाती हैं। कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। वयस्कों में कुछ उपास्थि नाक की नोक, बाह्य कान संधियां, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य और पैर और हाथ में पाई जाती है। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है जिसका आनमय आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर का मुख्य ऊतक है जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित होती हैं। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि भार वहन करने का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी करती है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं और रेशों से बना होता है जो समांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुकों से बनता है जिसे पेशी तंतुक अर्थात मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। पेशीय ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण से होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। सामान्यतया शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। कंकाल पेशी रेखीय तथा बहुकेंद्रकीय होती है। चिकनी पेशी में धारियां नहीं होती तथा एक केंद्रक होता है, जबकि हृदय पेशी एक संकुचनशील ऊतक है। आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कीजिए और खोलने का प्रयास कीजिए। आप आसानी से कर पा रहे होंगे। साथ ही आप अपने हाथ को उठाने का भी प्रयास कीजिए और अब नीचे करिए। आप वो भी आसानी से कर पाए होंगे। यह दोनों कार्य आप कंकाल पेशी की सहायता से कर पाए, क्योंकि कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी रहती है। प्रारूप पेशी जैसे तुशिर्स्का अर्थात बाइसेप, 2 सिर वाली पेशी में रेखीय कंकाल पेशी तंतु एक समूह में एक साथ समांतर रूप से पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। कंकाल पेशी की सहायता से आप अपनी इच्छा से
अपने शरीर के भाग को हिला डुला सकते हैं। चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिकाओं के दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इनमें रेखा या धारियां नहीं होती। कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती है और वे संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह में रहते हैं। आंतरिक अंगों जैसे रक्तनलिका, अग्नाशय और आंत की भित्ति में इस प्रकार का पेशी ऊतक पाया जाता है। अब जरा सोचिए कि क्या आप अपनी इच्छा से अपने शरीर में बहते हुए रक्त के बहाव को रोक सकते हैं? नहीं ना। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है क्योंकि इसकी क्रियाविधि पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। जैसा कि हम कंकाल पेशियों के बारे में बात कर सकते हैं, चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते। हृदय पेशी एक संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में पाई जाती है। हृदय पेशी की कोशिकाएं संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक रूप होकर चिपकी रहती है। संचार संधियों अथवा अंतर्विज डिस्क या इंटरकैलेटेड डिस्क के कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। जैसे ही एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है, तब दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती है। क्या आप हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित कर सकते हैं? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हृदय पेशी का संकुचन भी अनैच्छिक है, क्योंकि इसकी क्रियाविधि पर भी हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, आपने भी यह अनुभव किया होगा कि यदि गलती से आपने किसी गर्म वस्तु को छू लिया हो तो तुरंत ही आपने हाथ पीछे खींच लिया होगा, या कभी आप तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ी होगी तो आपने तुरंत आंखें बंद कर ली होंगी। इस तरह के रिस्पॉन्स में तंत्रिका तंत्र की प्रमुख भूमिका होती है। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर का रिस्पॉन्सिवनेस के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। तंत्रीबंध कोशिका अर्थात न्यूरोग्लियल सेल बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती हैं तथा तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा और सुरक्षा देती है। हमारे शरीर में तंत्रीबंध कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का आयतन के अनुसार आधी से ज़्यादा हिस्सा बनाती हैं। जब तक एक तंत्रिका कोशिका को उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है या वह स्वयं होती है तो विभिन्न वैद्युत परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जो बहुत तेजी से कोशिका झिल्ली पर गमन करता है। तंत्रिका कोशिका जब उत्तेजित होती है तब विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर पर पहुंचता है तथा आसपास की तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन एवं अन्य कोशिकाओं को या तो उद्दीपित करता है अथवा उन्हें उद्दीपित होने से रोकता है। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनी है: कोशिका काय, दुम्राक्ष और तंत्रिकाक्ष। कोशिका कार्य में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकाएं व विशेष दानेदार अंगक निसल्स ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिकाएं से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते रहते हैं और जिनमें निसल्स ग्रैन्यूल भी पाए जाते हैं, उन्हें दुम्राक्ष कहते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना सिनैप्टिक नॉब जिसमें सिनैप्टी पुटिकाएं होती हैं, इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तांत्रिकीय आवेगों को कोशिकाएं से दूर सिनेप्सिस पर अथवा तांत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। आइए अब हमने जो आज सीखा उसकी एक पुनरावृत्ति करते हैं। आज हमने सीखा प्राणी ऊतकों के प्रकार, प्राणी ऊतकों की संरचना, स्थान तथा भूमिका, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ग्रंथियों में अंतर, पेशी ऊतक के प्रकार, संयोजी ऊतक के प्रकार और प्राणी शरीर में उनकी भूमिका, तंत्रिका कोशिका की संरचना। इस सत्र से आपके लिए अभ्यास कार्य है। स्तरीकृत उपकला की स्राव में सीमित भूमिका होती है।
आप हमारी त्वचा में इसकी भूमिका को किस प्रकार समझते हैं? रक्त, अस्थि और उपास्थि को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका को उत्तेजनशील कोशिका क्यों कहते हैं? तंत्रिका कोशिका की झिल्ली की विशेषताओं की चर्चा भी कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप सभी ने इस सत्र का आनंद लिया होगा और आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।